नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह मुद्दा है 3 साल में 3 लाख लड़कियां हुई लापता। गृह मंत्रालय का यह दिया गया बयान है। अब इसी मुद्दे को हम और विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। अब यहाँ समझ लीजिए कि यह आपके लिए सबसे पहले उपयोगी कहाँ होगा। तो जो सेकेंड पेपर है उसमें आपका एक सोशल जस्टिस का पेपर है, वहाँ भी इंटरनल सिक्योरिटी में भी, क्योंकि यहाँ अब जो मुद्दा है यह मानव तस्करी का हो गया है, तो वहाँ से भी जाकर के जुड़ेगा। एसए का पेपर जो आएगा उसमें भी इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, एसए का टॉपिक आता रहता है। ठीक है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब यहाँ जैसा कि गृह मंत्रालय आप देख रहे हैं, तो गृह मंत्रालय कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र में सरकार के द्वारा यह बताया गया है, यह सूचना दिया गया है सदन के अंदर। और सूचना देते हुए कौन कह रहे हैं? अजय कुमार मिश्रा। अब यहाँ समझना है कि अजय कुमार मिश्रा कौन है, तो मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर होम अफेयर्स के। इन्होंने यह जानकारी दी है सदन के समक्ष, और यह एक बेहद संवेदनशील मसला हो जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा के नज़रिए से देखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, अब मानव तस्करी हो रही है तो निश्चित तौर पर इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ प्रशासन इन्वॉल्व है, तो इन सब चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले न्यूज़पेपर की कटिंग को समझ लेते हैं। क्या कहा गया है? ओवर 13 लाख गर्ल्स एंड वुमेन वेंट मिसिंग इन कंट्री इन 3 years, 2 लाख फ्रॉम एमपी। तो 13 लाख ही आंकड़ा बताया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक संख्या है। और यहाँ पर समझिए कि यहाँ महिलाओं से संबंधित बातें की जा रही है। इसमें ध्यान रखना है कि माइनर गर्ल्स भी है, तो पॉक्सो वाला जो मामला है वो भी यहाँ पर उभर के सामने आएगा। अब यहाँ देखना है कि 13 लाख कहा गया है, एक टाइम पीरियड दिया गया है, और जब उस समय अवधि पर बात करेंगे तो आपको और भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे। और यह कहा गया है कि केवल 3 साल में यह मिसिंग हुआ है 13 लाख। तो अपने आप में ये बहुत एक दुखद आंकड़ा है प्रशासन के समक्ष, जिसमें से 13 लाख में से 2 लाख तो अकेले एमपी से हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश से। तो यह एक गंभीर मसला अब हो जाता है, और इस पर लगातार गवर्नमेंट भी है, बहुत तरह के कानून भी बनाई है सरकार, जिसको लेकर के सरकार सख्ती भी कर रही है। तो उन सभी कानून को भी हम देखेंगे। अब विस्तार से समझते हैं कि यह मुद्दा चर्चा में क्यों बना हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि सदन में सरकार के तरफ से गृह राज्य मंत्री जो हैं उन्होंने बयान दिया है, और इन्होंने बताया कि 2019 और 2021 के बीच, ये 3 साल की अवधि आप ले लीजिए, इनका कहना है कि देश में लगभग 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं जो है वह मिसिंग हुई है। तकरीबन 13 लाख महिलाएं और लड़कियां मिसिंग पाई गई हैं, यानी कि उनका अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उस पर नज़र डालते हैं। देखिए, ये जो आंकड़े दिए गए हैं सरकार की तरफ से, वो आंकड़ा है। अब कहते हैं कि करंट अफेयर्स क्या है, तो करंट अफेयर्स यही होता है जो गवर्नमेंट अभी आंकड़ा दे रही है। अब देखेंगे क्या, इसके बाद हम आ जाएंगे फिर बेसिक टॉपिक पर, वही इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक हम लेके चलेंगे, सोशल जस्टिस का टॉपिक लेके चलेंगे। तो आप देखेंगे कि आप कई बार उन चीजों को पढ़ चुके रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर नोट्स को इन ताजे आंकड़ों के साथ आप उसको ऐड ऑन कर लीजिए, ताकि जब आप आंसर राइटिंग करें तो कंक्लूजन में इन आंकड़ों का आप हवाला दे सके, या जहां भी जरूरत हो सके। तो प्रमुख बिंदु में यहां क्या कहा गया है कि 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं हैं। ठीक है, जिनकी उम्र 18 या उससे अधिक हो गई है, उनकी संख्या 10.5 लाख, 10,61,648, तो 10.5 लाख के आसपास है, यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ पर समझिए कि 13 लाख में ये आंकड़ा है। ठीक है, और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां शामिल है, यानी कि ये माइनर गर्ल हैं, 18 साल से भी इनकी कम उम्र है। अब 18 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं, उनकी इतनी बड़ी तादाद में वो मिसिंग चल रही हैं, तो ये अपने आप में हमारे लिए और समाज के लिए एक चिंता का विषय निश्चित हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा सबसे अधिक बताया गया है, और कितना, तो 2 लाख का आंकड़ा मध्य प्रदेश में बताया गया है। ये केवल 3 साल की बात मैं कह रहा हूँ, 2019 से लेकर के 2021 तक की बात की गई है। और मध्य प्रदेश के बाद जो एक स्टेट आता है दूसरे नंबर पे, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो इन दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि मानव तस्करी होता क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने बात किया है कि ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो इसके संदर्भ में बातें कर लेते हैं। देखिए, आप यहां समझिए तस्करी का मसला, यहां देखिए, और तस्करी शब्द जो आकर के जुड़ गया मानव से। ठीक है,
तस्करी क्या होता है? किसी वस्तु का होता है तस्करी, जैसे या जानवरों का होता है, आप देखते होंगे। यानी कि अवैध तरीके से उसका कहीं न कहीं स्थानांतरण किया जाता है। अब मानव के साथ ये मुद्दा जुड़ गया है, यानी कि मनुष्य का जब इस तरह से कुछ व्यवहार होगा तो मानव तस्करी के संबंध में बातें की जाएगी। अब इसके क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे बल प्रयोग के द्वारा कोई बच्ची घर से बाहर खेल रही है और उसको अपहरण कर लिया, उठा लिया, ठीक है? और वहाँ से कहीं दूसरे जगह उसे गायब कर दिया गया है जो पुलिस के सूचना में नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से, या फिर धमकी दे करके जबरन, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करके व्यक्तियों को, जैसे कि अपहरण करना हो गया या वहाँ से स्थानांतरित करने की बात हो गई, बंधक बना लिया गया, इन सब चीज़ों को मानव तस्करी के अंतर्गत रखा जाता है। इसका एक कारण क्या है कि निश्चित तौर पर इसमें व्यक्तियों का शोषण शामिल ही है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वह कहीं न कहीं चुकता है। इसके लिए उद्देश्य क्या हो सकते हैं? मानव तस्करी क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, एक तो है सेक्सुअल, यहाँ पर कहीं न कहीं लैंगिक शोषण की बात की गई है, ठीक है? बहुत, जैसे कि मैंने कहा कि 2,51,000 बच्चियां जो है वह माइनर है, 18 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं, उनकी तस्करी की गई है। तो कई बार आप सुनते होंगे, अखबार में देखते होंगे, या आप व्यवहारिक जीवन में इन चीज़ों को आप समझते होंगे। इसमें क्या होता है, इन महिलाओं को वेश्यावृत्ति की तरफ ढकेल दिया जाता है जबरन, ठीक है? परिवार से दूर हो गए, भरण पोषण के लिए अब कोई साधन नहीं बचा, तो जबरन बंधक बना लिया गया और रेड लाइट एरिया में इन्हें पहुंचा दिया गया, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के वजह से एक बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं का शोषण होता है। और इसमें कहीं न कहीं कम उम्र की बच्चियां जो होती है, 15-16 साल से लेकर के और थोड़ा अधिक 40 तक का ले लीजिए, 35 एज तक का ले लीजिए, जो रिपोर्ट कहते हैं, विभिन्न रिपोर्ट, उसमें है कि इसी उम्र की महिलाएं जो है अधिक शोषण का शिकार होती है, जिनका लैंगिक शोषण होता है, कहीं न कहीं यौन उत्पीड़न के शिकार हो जाती हैं। और एक चीज़ होता है कि फोर्स लेबर के रूप में आप देखते होंगे कि चाय दुकान पे जब जाते होंगे तो बहुत कम उम्र के बच्चे कई बार आपको वहाँ काम करते हुए दिख जाएंगे। तो जब आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कीजिए ना, इन चीज़ों की आप वहाँ बैठे बैठे स्टडी कर सकते हैं। जब आप यहीं पर मुखर्जी नगर में बत्रा पे चाय पीने जाते होंगे तो जरा देखिएगा आसपास कि आप जिस ठेले पे चाय पीने गए हैं, कौन से बच्चा वहाँ आपको चाय लेकर के दे रहा है। जनरली छोटू हम लोग कह देते हैं, ठीक है? तो कभी गौर करके उनसे बातें कीजिएगा, क्या उसके परिवार का वो बच्चा है या बाहर से कहीं आया हुआ है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती ही हैं। तो जबरन इस तरह से कराया जाए, दबाव डाल करके उसे कराया जाए, ठीक है? बंधुआ मजदूरी की स्थिति भी हो सकती है। घरेलू सहायक के रूप में बंधक बना लिया, अपने घर में काम करने के लिए उसे बच्चे को रख लिया या उस महिला को रख लिया, उसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। एक बहुत बड़ा, पिछले कुछ दिनों से, पिछले लगभग 2 दशक से एक बहुत बड़ा चीज़ें जो आया है वह ऑर्गन रिमूवल का मामला उभर करके सामने आया है। यानी कि अंग की जो है खरीद फरोख्त की बात सामने आई है, जैसे कि किडनी निकाल लिया या आँखों का हुआ, ब्लड का व्यापार इस तरह से होता है। तो ऐसे चीज़ों में अब मानव तस्करी की संलिप्तता यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर के कई तरह के कानून भी बनाए गए, हम उस पर बात करेंगे। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स बेगिंग का मामला है वह भी काफ़ी उभर करके सामने आता है। भीख मांगते हुए चौराहे पर बच्चे आपको दिख जाएंगे। बहुत तरह के रिपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन पे आपको मिल जाएंगे और बहुत तरह की रिपोर्ट ये कहता है कि उन बच्चों को जबरन इस स्थिति में धकेला जाता है। कहीं उनका उंगली काट देगा, हाथ काट दिया या कहीं किसी अंग को क्षति पहुंचा दिया और फिर उसमें बैंडेज पट्टी करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। वो बच्चा भीख मांगता है, आपको उस पर दया आएगी तो आप उसे भीख देंगे। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति है। और उसके बाद है चाइल्ड सोल्जर्स के रूप में। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि बच्चों को, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश करके, ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि सुसाइड बम बनाना बहुत आसान हो जाता है। टेररिस्ट वगैरह इस तरह का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। फोर्स मैरिज के रूप में बहुत जगह है कि लैंगिक समानता नहीं देखी जाती है, तो एक जगह से महिलाओं की ट्रैफिकिंग करके दूसरे जगह ले जाना और फिर ज़बरदस्ती उनसे वैवाहिक संबंध बनाना, इस तरह के मसले भी उभर के सामने आ जाते हैं। तो ये जो मानव तस्करी है, मोटा मोटी इस तरह के उद्देश्य उसके पीछे छिपा हुआ होता है। इसके अलावा और भी कई कारण इसके पीछे हो सकते हैं। अब देखिए, इससे प्रभावित क्षेत्र की जब बात करेंगे तो यह ऐसा नहीं है कि भारत है और भारत में मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल जैसा कि नंबर 1 और 2 पर है आंकड़ों के हिसाब से, तो यह जरूरत नहीं है। दुनिया भर में यह समस्या बहुत हद तक बना हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा प्रभावी नजर आते हैं। जैसे अफ्रीका का अगर हिस्सा लेंगे तो यह हिस्सा काफ़ी प्रभावित नजर आएगा। यदि आप एशिया की बात
करेंगे तो दक्षिण एशिया, जहां भारत भी जिस हिस्से में आ जाता है वहां भी, और मिडिल ईस्ट को लेकर के भी यह मसला उभर करके सामने आता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मानव तस्करी बहुत अधिक होती है। अब एक बात इसमें आप गौर कीजिए, मैंने कहा कि यहाँ साउथ एशिया की बात की, मिडिल ईस्ट की बात की और आपको अफ्रीका की बात की। ये ऐसा क्षेत्र है जो तीसरी दुनिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब मतलब इंटरनेशनल रिलेशन की भाषा में कहें और अगर अर्थव्यवस्था की भाषा में कहें तो निश्चित तौर पे ये पिछड़ा हुआ जगह आपको नजर आ रहा है, ठीक है। या ये जगह ऐसे हैं जहां पर विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है, अल्प विकसित हैं या विकासशील राष्ट्र हैं। तो यहाँ पर इस तरह की समस्याएं जो है देखिए इस रीजन में सबसे अधिक आपको देखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बाकी जगह इस चीज की स्थिति नहीं है। देखिए ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ये रेड वाला, जहां पर ये देखिए इसका मतलब यहां पर इनका लैंगिक उत्पीड़न के लिए इनका मानव तस्करी हुआ है। तो आपको नॉर्थ अमेरिका में भी दिखेगा, आपको साउथ अमेरिका में भी दिखेगा, लेकिन आंकड़े वहां कम नजर आते रहेंगे आपको। यहां पर अगर आप देखेंगे अदर फॉर्म में, आप जिस तरह से यहां पर जैसे ये कलर आपको दिख जाए तो यहां अदर फॉर्म में दिखेगा। और फोर्स लेबर एक बहुत बड़ा मसला उभर करके सामने आता है, वह आपको अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में और यहां पर साउथ एशिया में भी देखने को मिलेगा। जबरन मजदूरी करवाना, बंधुआ मजदूरी जिसको कहते हैं, इस तरह की चीजों को कराने के लिए यहां पर मानव तस्करी बड़ी मात्रा में हो रहा है। हाँ, यहां निश्चित तौर पर देखिए ये जो आसियान कंट्री है ना, ये आसियान कंट्री 13 इनकी संख्या है और इस आसियान कंट्री के तरफ एक चीज क्या देखा जाता है कि यहाँ पर यौन उत्पीड़न के लिए मानव तस्करी होता है। तो ये रीजन जो है वो हॉट स्पॉट पड़ता है इस चीज के लिए, ठीक है। तो इन आंकड़ों के हिसाब से आप इस चीज को मैप के हिसाब से समझ पाए होंगे। अब समझ लेते हैं कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो कानून में उसके लिए सजा का क्या प्रावधान किया गया है। देखिए यदि एक व्यक्ति की तस्करी होती है तो 7 से 10 साल का कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। लेकिन तस्करी एक से अधिक व्यक्ति की अगर हो रही हो तो उस संदर्भ में क्या होगा, उसमें जो कारावास है 10 वर्ष के कारावास से लेकर के आजीवन कारावास हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, या जज साहब चाहें तो दोनों ही सजा आपको दी जा सकती है, मतलब उस व्यक्ति को जो इस तरह की संलिप्तता में पाया जाता है। अब यहां पर वह बालिग की स्थिति था, लेकिन नाबालिग के साथ अगर ऐसा किया जाता है, यानी कि माइनर हो, 18 साल से कम हो जिसकी उम्र, यदि उसकी तस्करी में कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। एक से अधिक नाबालिग, पहले मैंने बालिग का बताया था एक से अधिक, अब यहाँ एक से अधिक नाबालिग की तस्करी होती है तो सीधा सीधा क्या है, आजीवन कारावास और जुर्माना हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज बहुत दिलचस्प बताया गया है। देखिए कानून किस हिसाब से काम करता है इसे समझिए, यहाँ कानून की खूबसूरती देखने को आपको मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, जो इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह का कृत्य करता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान आपने देख लिया। लेकिन एक व्यक्ति है और वह क्या है, लोक सेवक है या सरकारी अधिकारी है, यानी कि वह रक्षक की भूमिका में है, लेकिन जब वही भक्षक बन जाएगा तब क्या स्थिति हो जाएगी, तो आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है, ठीक है। लोक सेवक और सरकारी अधिकारी जो कि आप भी आगे चल के बनेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या होगी कि मानव तस्करी को कैसे रोका जाए, ठीक है, इसके केसेस को कैसे कम किया जाए, जीरो किया जाए। लेकिन यदि उसमें कोई व्यक्ति पाया जाता है तब सजा का प्रावधान थोड़ा और कठिन है और अलग से किया गया है, जो कि आजीवन कारावास है और जुर्माना भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव तस्करी का वर्तमान परिदृश्य क्या है, आंकड़ों के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं। विभिन्न रिपोर्ट को हम देखेंगे, कुछ संगठन ने बताया है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और इसे आप यूं ही मत समझ लीजिएगा कि चलो ये तो फैक्ट है, आगे बढ़ जाते हैं स्लाइड, नहीं, आपको इसे ठीक से समझ लेना है, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों की व्याख्या से आप जो है विश्लेषण करेंगे, आगे आंसर लिख पाएंगे। और जब इन आंकड़ों का प्रयोग आप अपने आंसर राइटिंग में करेंगे तो आप जो भी बातें कह रहे होंगे वो अधिक पुष्ट हो जाएगा, आपका आंसर और बेहतर होगा, ठीक है। कंक्रीट आंसर होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसको एक लीजिए, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जब भी आप इस तरह की बातें करें मानव तस्करी की, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपके आंसर राइटिंग में होने ही चाहिए, ये कंपलसरी मान के चलिए। इसने कहा कि वर्ष 2019 में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में आधुनिक गुलामी का शिकार हुए हैं।
देखिए यूँ तो मॉडर्न स्लेवरी जो है अपने आप में बहुत एक बड़ा टॉपिक अपने आप में ही है, आधुनिक गुलामी। लेकिन आधुनिक गुलामी के कई रूप माने गए, हम उस पे डिटेल से आज नहीं जाएंगे, नहीं तो ये पूरा लेक्चर वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो जैसा कि घरेलू सहायक का मैंने कहा था, घरेलू सहायक के रूप में बहुत देखा जा रहा है। हालांकि ये आरोप तो बहुत बिग टेक फर्म पे भी लग रहा है, लेकिन घरेलू सहायक के रूप में देखेंगे आप, काम करने वाले कामगारों को देखेंगे, इन तरफ चीज़ों के लिए भी तस्करी जुड़ता है। अब इससे मुद्दा ये, इसमें से लगभग 68%, लगभग 68% का कहने का मतलब हो गया 2 करोड़ का 1.4 करोड़ लोग जो है बंधुआ मजदूरी का शिकार हुआ, जिसका मैंने आपको पहले ही चर्चा किया था कि आधुनिक जब मतलब तस्करी गुलामी की बात की जा रही है तो बंधुआ मजदूरी सबसे ऊपर सामने आ रहा है कि हम शहर में रह रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में, और उसे एक व्यक्ति चाहिए जो उसके घर का कामकाज कर सके, तो वह उत्तर प्रदेश के किसी गांव से आता है। उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने गांव से किसी व्यक्ति को ले आया शहर में, अपने यहाँ दिल्ली में काम कराने के लिए, और अब उसको अपने फ्लैट से वो निकलने ही नहीं दे रहा है, 24 घंटे काम करा रहा है, झाड़ू करो, पोछा करो, मेरे लिए खाना बनाओ, बाहर जा रहा है, चलो तुम ही गाड़ी चलाओगे, ड्राइवर भी बना लिया। तो इस तरह से मतलब एक गर्मामय जीवन का जो उसका अधिकार था उस व्यक्ति ने उससे छीन लिया। तो हमारे जो संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन का अधिकार देता है, और जीवन के अधिकार में राइट टू डिग्निटी की जब बात की गई तो गर्मामय जीवन की बात की गई है। ठीक है, उस व्यक्ति का अधिकार है, उसके अपने जीवन पे वह निर्णय ले सकता है। लेकिन जब इस तरह की बातें नहीं होती है, वह बंध जाता है, तो उसे आधुनिक गुलामी कहा गया, और उसमें बंधुआ मजदूरी सबसे ऊपर आता है। इसके बाद इसमें क्या है, 68% तो हमने यहाँ पे देख लिया, फिर बाकी के इधर 22% देखिए, लोगों को देह व्यापार में और मानव अंगों की तस्करी। देखिए 2-3 चीजें आप याद रखिए, जब भी मानव तस्करी आप आंसर राइटिंग में लिखें, 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। टॉप पे आएगा आपके लिए बंधुआ मजदूरी, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। मिडिल ईस्ट की मैंने बात की, गल्फ कंट्री का बात किया मैंने, अफ्रीका का बात किया, साउथ एशिया का बात किया, तो बंधुआ मजदूरी टॉप पे रहेगा। दूसरे नंबर पे इस दोनों में टक्कर चल रहा है, देह व्यापार के में भी टक्कर चल रहा है, कभी ये आगे बढ़ता है तो कभी मानव अंगों की तस्करी आगे बढ़ता है, ये दोनों। हालांकि आज के समय में मानव अंगों की तस्करी बहुत ज्यादा हो रहा है, और देह व्यापार तो परंपरागत रूप से चल ही रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, और देह व्यापार में यहां ध्यान देना है, जब माइनर गर्ल्स की आप बात करेंगे, ठीक है, माइनर गर्ल्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पर इस चीज़ को कोट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ मानव अंगों की तस्करी वगैरह से जुड़े हुए अपराध हो रहे हैं, और लगभग 10% मामला जो हो जाता है राज्य प्रायोजित जबरन मजदूरी का शिकार होना पड़ा, ये कहा जा रहा है। यानी कि सरकारें जो है यह भी कटघरे में है, या सरकार के बाकी संस्था जो है, विभाग भी है, या कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से कि वह भी इस स्थिति से बाहर नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के 92% मामलों में पीड़ित महिलाएं अथवा बच्चे ही होते हैं। ध्यान रखिए, मानव तस्करी का सबसे शिकार ज़्यादा कौन होंगे, तो 92% या तो महिला होंगे या बच्चे होंगे। क्यों महिला और बच्चे, क्यों? क्योंकि समाज के ये वंचित समुदाय हैं, है ना, हाशिए पे खड़े समुदाय हैं, तो जाहिर सी बात है यही अधिक शोषण का शिकार भी हो जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी के अवैध बाजार का वार्षिक मुनाफा देख लीजिए, आर्थिक पहलू यहाँ से जुड़ा हुआ है। अवैध बाजार का जो वार्षिक मुनाफा है लगभग 150 बिलियन डॉलर का है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो क्राइम होते हैं ना, इसके पीछे सिर्फ मना स्थिति नहीं होती है, एक बहुत बड़ा पहलू होता है, वह है आर्थिक पहलू। तो जब आर्थिक पहलू वहां से छुप जाता है या जाके मिल जाता है, तब वह क्राइम और अधिक बढ़ जाता है। और जैसा चाणक्य ने कहा ना कि यह दुनिया जो है अर्थरूपी धुरी पे खड़ी हुई है, घूम रही है, तो फिर इस तरह के क्राइम जो है अर्थव्यवस्था की वजह से, मतलब आप देखें मुनाफा 150 बिलियन डॉलर का, तो और भी यह क्राइम बढ़ता चला जाता है। इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? जैसा एक तो मैंने बताया कि अभी हमने देखा कि एक है कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें हैं, लोगों को पैसा कमाना है। अब अंग किसी का तभी तो कोई बेच रहा है, देह व्यापार में कभी तो दे रहा है ताकि उसको कुछ पैसा आ जाए। ठीक है, लेकिन देखिए अधिकांश तस्कर जो है लोगों को नौकरी का झांसा देते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको बताऊं तो मिडिल ईस्ट इसका बहुत शानदार एक आपको उदाहरण है। और भारत के लोग, जो साउथ एशिया के लोग हैं, वो वहाँ ठगे जाते हैं, काम के लिए लिए जाते हैं। या आप देखेंगे कनाडा वगैरह से काफ़ी सूचना आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आता है कि काम करने गए थे वहाँ, लेकिन अब तो वहाँ पासपोर्ट भी सीज कर लिया, वीज़ा तो गया और सब कुछ वहाँ रख लिया उसका सामान वामान, और बंधुआ मजदूरी की तरह अब उससे काम करवा रहा है। इसी तरह हो सकता है जो लोग शहर में आए गाँव से, उनके साथ भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। बेहतर जीवन स्तर का
चाहत हर व्यक्ति को होता है, इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन उसका प्रलोभन दे करके, उसको जल्दी प्राप्ति की उम्मीद दिखा करके फिर उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा सकता है। और कोई व्यक्ति लाचार है, परेशान है, अब उसके साथ भी इस तरह का बर्ताव हो सकता है। मानव तस्करी की घटनाओं में वृद्धि के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। अन्य कारण में क्या हो सकता है? अगर बड़े लेवल पे बात करें, देखिए कहते हैं कि गरीबी के बारे में कहा गया है कि गरीबी जो है कई तरह की समस्याओं को जन्म देती है। ठीक है, गरीबी जो है व्यक्ति को मन स्थिति तो तोड़ ही देता है, लेकिन बहुत तरह के क्राइम भी व्यक्ति से करा देता है। तो दोनों ही वजह यहाँ हो सकता है। जो व्यक्ति तस्करी कर रहा है उसकी वजह भी गरीबी हो सकती है, और जो व्यक्ति उस तस्करी का शिकार हो चुका है उसकी वजह भी गरीबी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। गरीबी का दुष्चक्र जो है इस तरह समाज में चलता रहता है। और सामाजिक असमानता है कि एक व्यक्ति समाज में है, बहुत ज़्यादा धनवान है, बहुत ज़्यादा उसके पास संसाधन है, और दूसरा व्यक्ति है वह बहुत बुरी स्थिति में है। प्राकृतिक आपदा और अस्थिरता निश्चित तौर पे होता है। अभी आप देख रहे हैं भारत के कई राज्यों में काफ़ी अधिक मानसून के पानी के वजह से, बारिश की वजह से बाढ़ की समस्या आ गया। जैसे हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तराखंड में आपने देखा, आपने चंडीगढ़ में देखा, आपने अभी मोहाली का स्थिति देखा होगा, गुजरात महाराष्ट्र की स्थिति आप देख रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से लोग विस्थापित हो गए, अस्थिर हुआ उनका स्थिति। ठीक है, और आर्थिक रूप से तो नुकसान हुआ ही, माल जाल की क्षति तो हुई ही, इसके अलावा मन स्थिति से बहुत परेशानी हुई। अब ये कैंप में कहीं न कहीं आएंगे। अब मान लीजिए वहाँ पर कोई व्यक्ति है जो छोटे बच्चे को उठा लेके भाग गया, उसका अंग बेच रहा है या देह व्यापार की तरफ धकेल रहा है, तो इस तरह की स्थिति जो है आर्थिक आपदा की वजह से भी बढ़ जाता है। और प्रवासन और रोजगार में पहले ही कह चुका हूं कि कोई व्यक्ति है, गांव से शहर आता है, प्रवास करता है, रोजगार की चाहत होती है, बेहतर जीवन स्तर की चाहत होती है, और इसके चलते इस तरह की समस्याएं जो है उभर करके लगातार सामने आ रही है। अब ठीक है, ये सारा चीज़ें तो है, समस्याएं हैं, लेकिन इससे निपटना तो पड़ेगा। तो सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है? बहुत सारे कानून हैं, डिटेल से बात करना यहाँ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बहुत कम देर में, लेकिन मैं निश्चित तौर पे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ छूटे आपको। एक नज़र में मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ, आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से ज़रूर पढ़िए ताकि आपकी तैयारी जो है और पुख्ता हो सके। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 से 2019 के बीच देश के 50% जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना करते हेतु वित्त जारी किया गया था। ठीक है, सरकार ने दिया कि कहां पर, तो जितने भी जिले हैं 50% जिले जो है, जहां पर सरकार ने एक सर्वे कराया था दरअसल, और पाया, हालांकि इस पे नीति आयोग का रिपोर्ट भी है, तो पाया सरकार ने कि उन जिलों में जहां पर मानव तस्करी अधिक हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल के केस स्टडी ले लीजिए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के किसी जिले में, मान लेते हैं मुरैना में, अगर इस तरह की समस्याएं अधिक हो रही है, तो वहां पर क्या हुआ, सरकार ने उस जगह को मानव तस्करी रोधी इकाई की स्थापना करवाई। अब उसके लिए वित्त की जरूरत थी, तो सरकार ने धन भी जारी किया। ये केंद्र सरकार की तरफ से ये काम किया गया है। और मार्च 2020 में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जिला स्तर पर मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना हेतु क्या चीज, तो निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए जारी किए थे। आपको निर्भया फंड से याद आ रहा है, निर्भया रेप केस की जो घटना हुई थी, उसके बाद सरकार पर सिविल सोसाइटी का बहुत अधिक दबाव बन रहा था। दो तरह के दबाव थे, एक तो था कि भाई आप कानून में सुधार कीजिए, त्वरित न्याय की व्यवस्था कीजिए, और दूसरा था कि इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए एक अलग रोधी इकाई बनाइए, और उस इकाई को बनाएंगे तो फंड की जरूरत पड़ेगी, तो फंड भी मुहैया कराइए राज्य सरकारों को। तो पूरा इस डिबेट में ये था कि सरकार ने फाइनली क्या किया, मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना की देश भर के जिलों में, और उसके लिए जरूरी फंड था, तो सरकार ने क्या किया कि भाई हम आपको फंड दे रहे हैं, 100 करोड़ रुपया जारी किया, उसे क्या कर दिया, निर्भया फंड। तो एक तरह से कह सकते हैं निर्भया को सरकार के द्वारा दिया गया एक ट्रिब्यूट भी था ये। ठीक है, ताकि ये स्थिति जो है हमारे समाज की, हम उससे उबर सके। पुलिस को मानव तस्करी से जुड़े गिरोहों की पहचान हेतु विशिष्ट खुफिया और निगरानी तंत्र की स्थापना करना। लगातार पुलिस प्रशासन पे देखिए इस तरह से प्रश्न तो खड़े होते ही रहे, लंबे समय से मांग की जा रही है कि पुलिस जो है उसका आधुनिकरण किया जाए, ठीक है, उसे व्यवस्थित किया जाए। उसके लिए अब ये मानव तस्करी की चीज़ें हो रही है, जाहिर सी बात है खुलेआम तो होगा नहीं, बहुत दबा हुआ मामला होता है, जो लोग भी इस गिरोह में होते हैं, तो खुफिया तंत्र की जरूरत पड़ेगी, निगरानी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और निगरानी बढ़ाने के कहने का मतलब है आप आधुनिकरण कीजिए पुलिस व्यवस्था का, पुलिस प्रशासन में सुधार कीजिए, तब यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लॉन्च किए गए अपराध और आपराधिक
ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली एप्लीकेशन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसका एक कोर्स भी आता है, सच कहूँ तो बहुत लोग इस कोर्स को करते भी हैं कि किस तरह से इस पे काम किया जाएगा और फिर पुलिस के साथ मिल करके अच्छा खासा अर्निंग भी होता है। तो आप इसके बारे में चाहें तो डिटेल से थोड़ा पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था। ऐप कौन सा है? अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग। यहाँ पर देखिए ट्रैकिंग किया जाता है, जो नेटवर्क इस तरह का जो लोगों ने गिरोह बना रखा उसका ट्रैकिंग होता है उसी प्रणाली के लिए। ठीक है, एक एप्लीकेशन है, लेकिन इस एप्लीकेशन पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और प्रश्नवाचक यह चिन्ह है कि लोग जो हैं, सिविल सोसाइटी के लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने एप्लीकेशन तो बना लिया, लेकिन भैया इसका प्रयोग ही बहुत नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो कहना है, आप बहुत सारे आर्टिकल इस पे पढ़ेंगे, लोगों का कहना है कि पुलिस जो हैं उनको खुद नहीं पता है कि इसका प्रयोग करना कैसे है। ट्रैकिंग करना है तो कैसे करना है, निगरानी करनी है तो कैसे करनी है। निर्भया फंड जो 100 करोड़ का जारी हुआ उस पर भी ये बातें की जाती रही है कि सही से उस फंड का प्रयोग पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है, इसीलिए सरकार को थोड़ी और सख्ती बरतने की आवश्यकता है। कानूनी प्रावधान की तरफ और हम देखते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। देखिए कुछ अधिनियम मैं आपको बताऊंगा, एक्ट बताऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि एक जगह सभी इकट्ठा करके आपको दिया जा रहा है, बार बार ऐसा मिलेगा नहीं ये अवसर। ठीक है, तो बम्पर ऑफर है आपके लिए, सभी एक जगह मिल जाएगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में आया था। ठीक है, इसमें लॉ ऐसे लाए गए थे जिससे इस तरह के व्यापार पर रोक लगाया जाए, मानव तस्करी हो इससे संबंधित रोक लगाई जाए। ये सारे एक्ट के बारे में आप 2-2, 3-3 लाइन अपने तरफ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 आया था। इसके माध्यम से भारतीय दंड संहिता की 2 धाराएं की बात की गई थी। देखिए धारा 370 और 370 ए में मानव तस्करी से निपटने हेतु बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। ठीक है, इसके तहत क्या क्या लाया गया था? तो मानव तस्करी से जैसा मैंने कहा कि 2-3 चीजें होती है। पहला क्या है? देह व्यापार से। देह व्यापार कहने का सीधा सा तात्पर्य होता है यौन शोषण, बच्चों का किया जाए और महिलाओं का किया जाए, तो यौन शोषण। दूसरा चीज मैंने क्या बताया था? बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी का क्या मतलब हुआ? दास्ता की बात की गई थी, दास्ता सेवा। और तीसरा मैंने क्या कहा था कि अंगों का व्यापार होता है, अवैध व्यापार। ठीक है, यानी कि अंगों के व्यापार पर भी जोर दी जाएगी। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। यदि किसी कानून के बारे में मान लीजिए बहुत पता ना हो ना, तो इस 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा। इन 3 चीज़ों को घुमा फिरा के लिखिएगा। सभी कानून में लगभग वो चीज़ें शामिल हैं ही। ये स्मार्ट स्टडी की बातें मैं बता देता हूँ, बाकी तो आप डिटेल से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर पॉक्सो अधिनियम 2012, माइनर बच्चे जो हैं उनके लिए ये लाया गया था 2012 में। कई बार इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ यदि उनका शोषण होता है, यौन शोषण की बात कर रहा हूँ, वह यौन शोषण किसी भी रूप में होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी है कि किसी बच्चे को मोबाइल पे कुछ दिखाते हैं, गलत तरीके से छूते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए यह पॉक्सो अधिनियम लाया गया था। और यह बहुत कारगर हुआ है, बहुत फायदेमंद रहा है भारतीय कानून के संदर्भ में अगर बात करें तो। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया था 2006 में, जिसमें बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए गए थे। यदि लड़की है तो उसकी उम्र जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के के विवाह की उम्र जो है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो इससे एक चीज़ किया गया कि जैसा मैंने कहा कि विवाह भी एक कारण होता है, जबरन विवाह। ठीक है, लड़की कहीं की है, चलो वहाँ से उठा लिए, जहाँ लैंगिक समानता ठीक नहीं है, महिलाएं नहीं मिल रही है, वहाँ उससे जबरन शादी कर लिए। तो बाल विवाह को रोकने का भी काम किया गया। बंधुआ मजदूरी मैंने कहा ही, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम जो था, यह एक्ट जो है 1976 में ही लाया गया था। चूंकि यह बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज की हमेशा से रही है, इसीलिए इस पर काम करने की भी आवश्यकता है। और बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1986 में लाया गया था। तो इसे आप इससे भी जोड़ करके इन दोनों को इंटरकनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने फिर कहा था कि जब हम देह व्यापार का बात कर लेंगे, बंधुआ मजदूरी की बात कर लेंगे, तो हमारे लिए एक टॉपिक बन जाता है मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, जो कि 1994 में आया था। तो इस पर भी यही था कि जो अंगों का व्यापार हो, मानव शरीर के अंगों का जो व्यापार होता है, उस पर कैसे लगाम लगाया जाए। और जब भी इसकी बात आएगी तो एक पक्ष हमेशा से उभर के सामने आएगा, यहाँ पर डॉक्टर और हॉस्पिटल की जो भूमिका है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर तो इन चीज़ों को कैसे रोका जाए, इसके लिए यह अधिनियम बात करता है। अब आगे की राह क्या हो सकती है? हमने समस्याएं देख लिया, हमने कानून भी देख लिया, लेकिन चिंताएं बढ़ती जा रही है। सरकार कह रही है कि तकरीबन 13 लाख, अब अपने आप में ये बहुत बड़ा एक संख्या है। तो आगे की राह क्या हो सकती है? देखिए
निश्चित तौर पे शीघ्र जांच करना पड़ेगा। यदि आप कहते हैं किसी मुद्दों के लिए कि हाँ इन्वेस्टिगेशन जारी है, नहीं, आप जांच त्वरित कीजिए और रोकथाम हेतु काम कीजिए। उसके लिए क्या करना होगा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में AHTU कहा गया है, आपको क्या करना होगा, इसके तहत जो भी सामान्य पुलिस स्टेशन है उन सामान्य पुलिस स्टेशन को बाकी पुलिस स्टेशन की तरह सख्ती आपको देनी होगी। ठीक है, तो ये जो है इसको आपको प्रभावी रूप से लागू कराना पड़ेगा। और सीमा पार मानव तस्करी हो रही है, मैंने वर्ल्ड मैप से आपको दिखाया भी था कि किस किस रीजन में कितना हो रहा है। तो सीमा पार जो मानव तस्करी के मामले जब आ रहे हैं और उसमें लगातार वृद्धि हो रहा है, तो चाहिए क्या कि भारत द्विपक्षीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाए, बहुपक्षीय मंच पर उठाए, वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि अब ये हो रहा है और भारत उस रीजन में पड़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि भारत का जो रीजन है वो साउथ एशिया का है, तो साउथ एशिया रीजन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, खास करके बंधुआ मजदूरी, अंग प्रत्यारोपण और देह व्यापार के लिए। तो भारत जैसे कि मान लीजिए जैसे बिम्स्टेक में भारत है, सार्क में है, इन सभी मंचों पर जाकर के भारत इस मुद्दे को उठाए, संघाई भी हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर भारत बात करे और क्षेत्रीय समूह के साथ, जैसे कि आसियान कंट्री का मैंने बताया था कि देह व्यापार वहां ज्यादा होता है, तो आसियान कंट्री के साथ भारत का तो संबंध है ही, तो भारत वहां अपनी बात को रखे और इस मुद्दे को सुलझाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव तस्करी के मामलों में इंटरनेट और तकनीक का प्रयोग जो है वह लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी पुलिस फोर्स जो है वह भी टेक फ्रेंडली हो। अब टेक फ्रेंडली पुलिस कैसी होगी, तो जाहिर सी बात है उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर के पुलिस वहां तक पहुंच सकती है। सरकार को देश के विभिन्न राज्यों में सक्रिय सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच व्यापक स्तर पर समन्वय भी बनाना पड़ेगा। जैसे NGOs वगैरह होते हैं, सिविल सोसाइटी होता है, ट्रस्ट होता है, ठीक है, फाउंडेशन है, तो इन सभी के साथ मिलकर के सरकार जो है एक विश्वास बहाल करे और सूचना का आदान प्रदान करे। यहाँ से कोई सूचना हो तो वह सरकार को पहुंचा सके, सरकार के पास कुछ जानकारी है तो वह इन संस्थाओं को दे सके, ताकि ये अपने स्तर पर भी काम कर सके। और सरकार को चाहिए कि इनको फंडिंग भी करे, इनको सुदृढ़ करे, ताकि ये और बेहतर तरीके से काम कर सके। इसके लिए एक मजबूत तंत्र बनाने की जरूरत है। छात्रों को मानव तस्करी के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, खास करके स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, जो 15-16 साल से शुरू हो जाते हैं, 20-22 साल की उम्र के, इनको इन सब विषय की जानकारी देने की बहुत जरूरी है। उसके अलावा यदि पंचायत स्तर की बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पलायन भी एक इसका कारण हो सकता है, प्रवास, ठीक है, रोजगार, तो गांव से लोग शहर तक आते हैं, तो ये ग्रामीण स्तर पर रहते हुए वे इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे तो आगे कहीं ठगे नहीं जाएंगे, रोजगार के लिए कहीं गए और पता चला कि देह व्यापार में उन्हें धकेल दिया गया। तो पंचायत स्तर पर जागरूकता बढ़ाया जाए और इसके लिए नियमित तरह तरह के कार्यक्रम कराए जाए। सरकार को अपने तरफ से जो है अन्य अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक सही जानकारी पहुँचानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतने ही बातें रखते हैं, हमने हर जरूरी पहलू को छुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पठन पाठन को यह टॉपिक समृद्ध करने में सिद्ध होगा। हम जल्द ही किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।